आज मैं आपको मशहूर रूसी लेखक निकोलाई गोगोल की एक कहानी सुनाऊंगी। निकोलाई गोगोल का असली नाम था निकोलाई इनोस्की और उन्होंने गोगोल उपनाम क्यों चुना, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। उनकी नाक बहुत लंबी और नुकीली थी और वो अपने दोस्तों को जब खत लिखते थे तो अपनी नाक का काफ़ी मजाक उड़ाते थे। इसीलिए उन्होंने गोगोल उपनाम चुना, क्योंकि गोगोल रूसी शब्द है एक तरह की बत्तख के लिए। आज की कहानी का नाम है द नोज़ और इसका मैंने हिंदी रूपांतरण किया है, जिसे करने में मुझे बहुत मज़ा आया है। तो आओ सुनो कहानी नाक। 25 मार्च को सेंट पीटर्सबर्ग के असेंशन एवेन्यू में नाई इवान जैकोलोविच के घर में एक अजीब घटना घटी। उस दिन जैकोलोविच कुछ सुबह ही उठ गया और नींद खुलते ही उसकी नाक में ताज़ी डबल रोटी बनने की खुशबू आई जो पूरे घर में फैली हुई थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी अवन से डबल रोटी निकाल रही है जो उसने बनाई थी। उसने कहा, आज मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, आज तो मैं इस डबल रोटी का एक स्लाइस खाऊंगा। उसकी पत्नी ने मन ही मन सोचा, अरे मेरी बला से तुम डबल रोटी ही खाओ, मैं आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी। तो जैकोलोविच बैठा और उसने अपने सामने मेज़ पर वो डबल रोटी रखी पूरी और चाकू उठा के उसे बीच से काटने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ी किसी चीज़ पे जो डबल रोटी के अंदर थी। उसने चाकू से उसे कुरेदा मगर कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने अपनी उंगली डाल के, हाथ डाल के उसे निकाला तो वो एक नाक थी। जैकोलोविच ने झट अपना हाथ खींच लिया और उसके चेहरे पे आश्चर्य और डर का भाव उभर आया। उसने आंखें मल के फिर देखा, लेकिन वो तो वाकई में एक नाक थी। उसकी पत्नी घृणा से चीख पड़ी, अरे किसकी नाक काट के लाए हो तुम? मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। मुझे पता है तुम्हारे ग्राहकों ने कई बार मुझे बताया है कि तुम उनकी नाक बहुत कस के पकड़ते हो दाढ़ी बनाते समय। जैकोलोविच को तुरंत पता चल गया कि ये नाक और किसी की नहीं, मेजर कोवलोव की है, जो उससे हर बुधवार और रविवार दाढ़ी बनवाता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, इसे मैं कपड़े में लपेट के किनारे रख देता हूँ, बाद में इसको कहीं ठिकाने लगा दूंगा। क्या कह रहे हो, मेरे घर में एक नाक? उसकी पत्नी चिल्लाई, तुम सिर्फ उस तरह चलाना जानते हो, शरीफ लोग कैसे रहते हैं इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। इसे फौरन मेरी आंख से दूर करो, मेरे घर में ये नाक नहीं रह सकती। जैकोलोविच का सर चकरा गया था और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि अगर कहीं पुलिस को पता चल गया तो कहीं वो मुझे गिरफ्तार न कर लें। उसने फौरन उस नाक को उठा के कपड़े में लपेटा और उसे लेके घर से बाहर निकल गया। उसने सोचा था कि वो रास्ते में कहीं चुपके से उसको गिरा देगा, किसी गली में या कहीं पर, मगर बाहर निकलते ही उसे अपना एक परिचित व्यक्ति मिल गया जो उसके साथ बातचीत करते हुए चल पड़ा और जैकोलोविच को नाक गिराने का मौका नहीं मिल पाया। थोड़ी देर बाद जब मौका मिला और उसने धीरे से वो कपड़े में लपटी नाक गिरा दी तो पीछे से एक पुलिस वाले ने देखा और कहा, अरे तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है, उठा लो। और उसे वो नाक दोबारा उठानी पड़ी। अब वो मायूस हो चला था। सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी और उसे नहीं लग रहा था कि वो यहाँ कहीं भी नाक गिरा पाएगा। उसने सोचा कि आइजैक पुल पर जाकर वहाँ से नदी में फेंक दूंगा और ये सोचकर वो आइजैक पुल की तरफ चल पड़ा। हर ईमानदार रूसी व्यापारी की तरह जैकोलोविच भी काफ़ी शराब पीता था और हालांकि वो और लोगों की दाढ़ी बनाता था पर अपनी उसकी दाढ़ी हमेशा बढ़ी हुई रहती थी। वो एक मटमैला सा कोट पहनता था जिसमें 3 बटनों की जगह सिर्फ उनके धागे ही बचे थे। अब आइजैक पुल पर पहुंच के उसने इधर देखा, उधर देखा, नीचे नदी में झांका और फिर चुपके से नाक निकाल के नदी में फेंक दी।
ये करके उसे बहुत राहत महसूस हुई और वो खिलखिला कर हंसा। लेकिन तभी उसने देखा कि पुल के दूसरी तरफ खड़ा एक पुलिस वाला उसे घूर रहा था। उस बड़ी बड़ी मूंछों वाले रौबदार पुलिस वाले ने उसे बुलाया, इधर आओ। और जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, वहाँ खड़े होके तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं जनाब, मैं तो अपने काम पर जा रहा था, बस रुक के ज़रा नदी की रफ्तार देखने लगा, ज़कोलोविच बोला। पुलिस वाले ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। बोला, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या कर रहे थे? मैं हफ्ते में 2-3 बार आपकी दाढ़ी मुफ्त में बना दिया करूँगा, ज़कोलोविच गिड़गिड़ाया। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाला बोला। 2-3 हज्जाम पहले से ही ये काम कर रहे हैं। अब सीधे सीधे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ज़कोलोविच का चेहरा पीला पड़ गया और इस मोड़ पर इस घटना के सामने धुंध का पर्दा छा गया और किसी को नहीं पता चल पाया कि आगे क्या हुआ। म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर कोवलोव, जो अपने को मेंबर की बजाय मेजर कोवलोव कहलाना पसंद करता था, उस दिन सवेरे जल्दी जग गया। उसने अंगड़ाई ली और अपने नौकर से एक छोटा शीशा मंगवाया जिससे वो अपनी नाक पे बनी हुई फुंसी को देख पाया जो पिछले दिन निकल आई थी। पर शीशा देखते ही वो अवाक रह गया, क्योंकि जहां उसकी नाक होनी चाहिए थी वो जगह बिल्कुल सपाट थी। उसकी नाक नदारद थी। वो कूद के बिस्तर से उठा और जोर जोर से अपने को हिलाया और फिर शीशा उठाकर देखा, लेकिन उसकी नाक वाकई में नदारद थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी से तैयार हुआ और पुलिस सुपरिंटेंडेंट से मिलने चल दिया। मेजर कोवलोव रौबदार मूछें रखता था और कई तमगे पहनता था। सेंट पीटर्सबर्ग वो आया था किसी ऊंचे ओहदे की तलाश में। वो शादी भी करना चाहता था, लेकिन किसी अमीर लड़की से। रोज शाम को उसे नेव्स्काई एवेन्यू पे टहलते हुए देखा जा सकता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी नाक न पाने पर उस पर क्या गुजरी होगी। दुर्भाग्य से उस समय उसे सड़क पर एक भी बग्घी नहीं मिली जिसमें बैठकर वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर जा पाता। वो चुपचाप मुंह झुकाए और एक रुमाल अपने मुंह पे ऐसे रखे मानो उसकी नाक से खून निकल रहा हो, चला जा रहा था। और चलते चलते उसे यही ख्याल आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नाक एकदम से गायब हो जाए, कहीं टपक गई, क्या हुआ? ज़रूर मैं कुछ सपना देख रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये सोच के वो एक पेस्ट्री की दुकान में घुसा, जहाँ सिर्फ काम करने वाले लड़के कुर्सियाँ और मेज़ें लगा रहे थे और कोई ग्राहक नहीं आया था। उसने सोचा, अच्छा है यहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, और वो गया और वहाँ दीवार पे लगे बड़े शीशे के सामने जाकर उसने अपनी शक्ल जो देखी, कितनी भद्दी शक्ल! नाक वाकई में नहीं थी। वो दुकान से निकला और अपनी आदत के बिल्कुल विपरीत, बिना किसी से नज़रें मिलाए, बिना मुस्कुराए चुपचाप चला जा रहा था। लेकिन एक जगह जाकर वो एकदम से रुक गया, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। एक बग्घी आकर रुकी थी। उसमें से एक बहुत शानदार वर्दी पहने कोई उतरा और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ के एक दुकान में घुस गया। कोवलोव हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसकी अपनी नाक थी। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा मानो उसे बुखार चढ़ाया हो, और वो नाक के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में नाक बाहर निकली। उसने स्टेट काउंसलर की शानदार यूनिफॉर्म पहनी थी। सर पे एक रौबदार हैट लगा था जिस पे एक लंबा सा पंख फरफरा रहा था। और देखते ही देखते वो बग्घी में बैठी और बग्घी चल पड़ी। कोवलोव फौरन उस बग्घी के पीछे पीछे दौड़ा। कुछ आगे जाकर बग्घी रुकी। नाक फिर से बग्घी में से उतरी और एक दुकान के सामने खड़े होकर वहाँ की खिड़की के अंदर झांकने लगी। वहाँ रखी चीज़ों को मुआयना करने लगी। कोवलोव को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, अरे ये स्टेट काउंसलर कैसे बन गई? अब मैं क्या करूं? अब इससे बात कैसे करूं? वो धीरे से नाक के बगल में जाके खड़ा हुआ और बोला, जनाब ज़रा सुनिए।
नाक ने फौरन उसकी तरफ मुड़ के कहा, क्या बात है? कोवलॉव बोला, ये बहुत अजीब बात है कि आपकी जगह कहाँ है और आप मुझे यहाँ ऐसे मिले कैसे? क्या? नाक बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बात कीजिए। कोवलॉव ने कहा, आप ये तो मानेंगे ना कि मेरे ओहदे के आदमी को बिना नाक के रहना शोभा नहीं देता बिल्कुल। नाक ने फिर कहा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, साफ साफ बात कीजिए। कोवलॉव ने कहा, जनाब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ। साफ बात तो ये है कि आप मेरी नाक हैं। नाक ने फौरन माथे पर बल डालते हुए कहा, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके तमगों और मेरी यूनिफॉर्म से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं हूँ। ये कहकर नाक वापस मुड़कर दुकान में रखी चीज़ों को देखने लगी। कोवलॉव तो भौंचक रह गया बिल्कुल। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या सोचे, क्या कहे। तब तक उसने देखा कि सामने से एक नवयुवती बड़ी खूबसूरत सी पोशाक पहने और हैट लगाए चली आ रही है। कोवलॉव उसे देखकर मुस्कुराया। वो सोच रहा था कि आगे बढ़कर उससे बात करे, लेकिन तब तक उसे ख्याल आया अपनी शक्ल का और उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अचानक उसे अपने हालात पर बहुत गुस्सा आया और वो मुड़ा नाक को ये बताने के लिए कि उसने सिर्फ एक रौबदार यूनिफॉर्म पहनी है स्टेट काउंसलर की और असल में वो दुष्ट बदमाश उसकी नाक है। लेकिन नाक तब तक वहां से जा चुकी थी बग्गी में बैठकर। कोवलॉव ने चारों तरफ देखा और उसे दूर दूर तक बग्गी पहचान में नहीं आई क्योंकि उस समय तक सड़क पर कई बग्गियां चल रही थी, कई लोग हैट पहने जा रहे थे इधर से उधर। कोवलॉव को कुछ समझ में नहीं आया। उसने एक बग्गी बुलवाई और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के यहाँ पहुंचा, पर उसे वहां न पाके फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक इश्तिहार निकाला जाए अपनी नाक के लिए, जिसमें नाक के बारे में सारी जानकारी दी हो और ये लिखा हो कि जल्द से जल्द उसका पता बताएं या उसे मेरे पास लेके आएं जिसको भी वो मिले। ये सोचकर वो इश्तिहार के दफ्तर में पहुंचा और वहां बैठे आदमी से एक लापता का इश्तिहार बनाने के लिए कहा। उस आदमी ने कहा, जो लापता है वो आपका नौकर है? नहीं, नौकर नहीं, नाक। बड़ा अजीब नाम है, आदमी बोला। तो ये श्रीमान नाक आपसे क्या चुरा के भागे हैं? श्रीमान नाक नहीं, मेरी अपनी नाक, और मुझे उल्लू बनाकर भागी है। बड़ा अजीब मसला है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, कोवलॉव बोला, पर अब वो स्टेट काउंसलर की यूनिफॉर्म पहने पूरे शहर में घूम रही है और देखिए मैं बिना नाक के कैसे रह सकता हूँ। अरे पाँव की उंगली होती है तो कोई बात नहीं थी, जूते के अंदर पता भी नहीं लगता किसी को कि मेरे पाँव में एक उंगली कम है, पर नाक, अरे मैं ऐसे कैसे किसी के सामने जा सकता हूँ? अरे हर गुरुवार को मैं मैडम पोर्चिना से मिलने जाता हूँ, उनकी एक खूबसूरत लड़की है, अब मैं ऐसी शक्ल लेके उन लोग के सामने कैसे जा सकता हूँ? आप ही बताइए। फौरन एक इश्तिहार निकालिए मेरी नाक के बारे में कि जिससे किसी को भी मेरी नाक मिले तो वो आके मुझे दे या कम से कम उसका पता तो बताए कि वो कहाँ रह रही है। उस आदमी ने कहा, मैं ऐसा इश्तिहार नहीं निकाल सकता क्योंकि लोग वैसे ही कहते हैं कि अखबारों में सब झूठ बकवास छपता है। अरे पर ये न झूठ है न बकवास है, कोवलॉव बोला, मेरी नाक वाकई में नदारद है, आप खुद ही देख लीजिए। उस आदमी ने सूंघने के लेते हुए कहा, दिखाइए, और कोवलॉव ने रुमाल हटाकर दिखाया। हाँ वाकई, पर अच्छी चिकनी सपाट जगह है ना जहाँ नाक होनी चाहिए, बुरी नहीं लग रही है। वो बोला, इसका इश्तिहार निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए,
किसी अच्छे लिखने वाले को ढूंढिए और अपनी नाक के बारे में एक लेख, चटपटा सा लेख लिखवा कर किसी मैगजीन में छपवा दीजिए। वही अच्छा रहेगा। उस आदमी ने फिर सूंघनी यानी स्नफ लेते हुए कहा। कोवलॉफ का चेहरा उतर गया। उस आदमी ने सहानुभूति जताते हुए कहा, देखिए परेशान मत होइए, ये सूंघनी लेके देखिए आप, इससे दिमाग बिल्कुल साफ सोचने लगता है और नकारात्मकता यानी नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये लीजिए लेके देखिए। हालांकि ये बात उसने पूरी सहानुभूति से कही थी, पर कोवलॉफ को बहुत कस के गुस्सा आया। देख नहीं रहे हो कि सूंघनी लेने के लिए नाक तो मेरे पास है ही नहीं, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारी सूंघनी। ये कह के वो दंदनाता हुआ उस दफ्तर से बाहर निकल गया। कोवलॉफ थक हार कर घर पहुंचा और सोफे पर ढेर हो गया और सोचने लगा, अरे इससे तो अगर मेरी एक बाँह कट जाती या एक टांग कट जाती तो कोई बात नहीं थी। अरे जंग में कभी एक टांग और बाँह कट सकती थी, ऐसा ही हो जाता तो भी कोई बात नहीं थी, पर नाक, इसके बिना मैं कैसे रहूँगा? पर ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने रात को पानी की जगह ब्रांडी पी ली हो? ये सोच के उसने अपने आप को कस के एक चुटकी काटी। नहीं, मैं पूरे होशो हवास में हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे घर में कोई बटन गायब हो जाए, चम्मच गायब हो जाए, घड़ी गायब हो जाए, पर नाक कैसे टपक गई? कुछ और सोचने के बाद मेजर कोवलॉफ को लगा कि ये ज़रूर मैडम पोडोचिना की कारस्तानी है। वो चाहती हैं कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ, और जब मैंने साफ इनकार कर दिया तो ज़रूर उन्होंने ही कोई जादू मंतर किया है मेरे ऊपर। ये सोच के उसने मैडम पोडोचिना को एक चिट्ठी लिखी, मगर उनके जवाबी खत से ये साबित हो गया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब तक किसी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, मेजर कोवलॉफ यहीं रहते हैं? अंदर घुसने वाला आदमी वही पुलिस वाला था जिसे हमने आइजैक ब्रिज पर देखा था। वो अंदर आया और बोला, आप ही मेजर कोवलॉफ हैं? कोवलॉफ ने कहा, हाँ। आपकी नाक गायब हुई है क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? जी वो अभी अभी बरामद हो गई है। क्या कह रहे हो? कोवलॉफ की तो खुशी के मारे जबान जैसे जम ही गई। कहाँ, कैसे? वो हकलाया। पुलिस वाला बोला, इत्तेफाक से वो रीगा जाने वाली गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो रही थी और उसने अपना पासपोर्ट भी एक अफसर के नाम में तैयार करवा लिया था और बड़ी शानदार यूनिफॉर्म पहनी थी। पहले तो मुझे शक नहीं हुआ, पर जब मैंने चश्मा लगा कर देखा तो मुझे साफ दिखाई पड़ा कि ये तो एक नाक है। अब परेशान मत होइए, मैं आपकी नाक को साथ ही में लाया हूँ। इस सारे मामले की जड़ में असेंशन एवेन्यू पे रहने वाला एक नाई है जो बड़ा बदमाश है। मुझे उस पर पहले से ही शक था। खैर, आपकी नाक बिल्कुल सुरक्षित है। नाई को हमने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। ये कह के उसने कागज़ में लिपटी हुई नाक कोवलॉफ को दी। पुलिस वाले के जाने के बाद उसने धीरे से कागज़ खोला और देखा, हाँ, मेरी नाक है, वो फुंसी भी है। मेजर कोवलॉफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर जिंदगी में बेइंतहा खुशी भी कुछ ही देर के लिए रहती है। अब कोवलॉफ के मन में ख्याल आया, लगाने में कहीं ये टेढ़ी ना लग जाए, और अगर ये लग ना पाई तो वो सिंगार मेज के पास गया और वहाँ पे लगे बड़े शीशे के सामने खड़े होकर उसने कांपते हाथों से नाक उठाई और बड़े ध्यान से लगाई कि कहीं टेढ़ी ना लग जाए, और दबाई, लेकिन वो तो टप से नीचे गिर गई। उसने दोबारा मेज से नाक उठाई, मुंह की भाप से उसको थोड़ा गर्म किया और फिर कांपते हाथों से लगाई।
वो तो ऐसे गिर गई मानो लकड़ी की बनी हो। चिपक बेवकूफ, वो चिल्लाया। मगर कई बार कोशिशों के बावजूद वो अपनी नाक को वापस नहीं लगा पाया। उसने तुरंत अपने पड़ोसी एक जाने माने डॉक्टर को बुलवाया। वो आया और उसने मामले के बारे में सुना और नाक को देखा और कहा, देखिए, ये नाक का लग पाना तो मुश्किल है, तो इससे आपके स्वास्थ्य में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो नाक लगवाने की बात अब आप भूल जाइए। हाँ, जो ये सपाट जगह है उसको रोज़ 2-3 बार ठंडे पानी से धोइए, साफ रखिए, और जहाँ तक नाक का सवाल है उसे सिरके और ब्रांडी के मिक्सचर में एक बोतल में करके रख दीजिए, जिससे वो ख़राब नहीं होगी, और किसी को अच्छे दामों पे बेच दीजिए। हाँ, वैसे मैं भी खरीद सकता हूँ इसे, अगर आप ज़्यादा दाम ना लगाएं तो। कोवलोफ को इतना गुस्सा आया, उसने चुपचाप डॉक्टर को विदा किया। इस बीच इस अजीबोगरीब घटना की बात पूरे शहर में फैल गई, और जैसा कि अक्सर होता है, इसके साथ और भी छोटी मोटी चटपटी बातें जुड़ गईं। किसी ने कहा, अरे कोवलोफ की नाक तो रोज शाम को नेव्स्काया एवेन्यू पर टहलती हुई देखी जा सकती है। कई लोग वहां दौड़ पड़े कोवलोफ की नाक को टहलते हुए देखने। फिर एक दिन खबर उड़ी कि अरे फला दुकान में घुसती हुई देखी गई है कोवलोफ की नाक, और वहां इतनी भीड़ टूट पड़ी कि पुलिस को बुलवाना पड़ा। दूसरी तरफ थोड़े समझदार लोग, जो हमेशा माइनॉरिटी में ही होते हैं, इस बात से खफा थे कि हमारे आज के युग में ऐसी बेसिर पैर की बात को कौन फैला रहा है और कौन बढ़ावा दे रहा है, और क्यों लोग इस बात पर इतना विश्वास कर रहे हैं। कहानी के इस मोड़ पर आकर फिर धुंध छा जाती है और आगे की घटनाओं का पता नहीं चलता। अजूबों का कोई अंत नहीं होता, और दुनिया में रोज अजीबो गरीब चीजें होती ही रहती हैं। वो नाक जो स्टेट काउंसलर की यूनिफॉर्म पहने शहर में बग्घी में घूम रही थी, और जिसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया था, 7 अप्रैल की सुबह मेजर कोवलोफ के दोनों गालों के बीच अपनी पुरानी जगह पर ऐसे पाई गई मानो कभी गायब ही ना हुई थी। मेजर जब सो के उठे तो उनकी नज़र यूं ही शीशे पर पड़ी, और उन्होंने देखा कि उनकी नाक वापस आ गई थी। फिर उन्होंने मुंह धोया, तौलिए से पोंछा, और देखा नाक फिर भी वहीं थी। उसका मन किया कि खुशी से नाच उठे। तब तक दरवाजे पर दस्तक हुई और इवान जकोलोविच आया मेजर की दाढ़ी बनाने। मेजर आराम से कुर्सी पर बैठे। जकोलोविच ने एक छोटा तौलिया उनके गले के इर्द गिर्द बांधा, और फिर ब्रश में खूब सारी क्रीम लगाकर उनके पूरे चेहरे पर पोत दी। और अपना काम करते करते वो सोचता जा रहा था, आ गई वापस। कितनी अजीब बात है, अगर कोई सोचे तो। और ऐसा करते करते उसने 2 उंगलियां उठाई मेजर की नाक को एक तरफ करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। और तब तक मेजर ने कहा, संभाल के। जकोलोविच ने फौरन अपना हाथ नीचे कर लिया और मेजर की ठोड़ी और गाल पकड़ के ही काम चलाया। जब दाढ़ी बन गई तो मेजर कोवलोफ तैयार हुआ और उसी पेस्ट्री शॉप में पहुंचा, और मुस्कुराते हुए उसके शीशे में अपनी नाक वाला चेहरा देखा, और फिर एक गरम चॉकलेट का ऑर्डर किया। उसके बाद वो वहाँ से सीधे उस दफ्तर में गया जहाँ उसने अपने वाइस गवर्नर होने की अर्जी दी थी। दफ्तर में घुसते समय उसने वो दीवार पर लगे बड़े शीशे में फिर से अपनी शक्ल देखी और मुस्कुराया। वापस आते समय उसे मैडम पोर्चिना और उनकी खूबसूरत बेटी मिली, और उसने हंस हंस के उनसे बातचीत की। मन ही मन सोच रहा था, मैं तुम्हारी पकड़ में नहीं आने वाला, तुम्हारी बेटी से शादी तो मैं कतई नहीं करूँगा। उसके बाद मेजर कोवलोफ ने नेव्स्काया एवेन्यू पे टहलना, थिएटर जाना, संभ्रांत लोगों के साथ उठना बैठना, खूबसूरत लड़कियों को देख के मुस्कुराना, उनसे बातें करना, सब कुछ ऐसे शुरू कर दिया मानो कोई अनहोनी घटना घटी ही ना हो। और उनकी नाक भी ऐसे ही अपनी जगह पर बनी रही मानो वहाँ से कभी हटी ही ना हो।
मुझे इस कहानी को पढ़ने और इसका अनुवाद करने में बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको सुनने में भी आया होगा। कितना अजीब लगे ना किसी दिन अगर आप अपनी नाक को आदम का अपने बगल में सजा धजा खड़ा पाएं। सबसे मजे की बात ये लगी कि जब मेजर कोवलोव की नाक गायब हो गई तो छोटी सी नाक के साथ साथ उसका सारा आत्मविश्वास भी गायब हो गया। जबकि नाक कोई शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है, फेफड़े, दिल, गुर्दे, दिमाग की तरह, कि उसके बिना काम न चल सके। और उधर नाक को मेजर की कतई जरूरत नहीं थी। वो मजे से सज धज कर इधर उधर घूम रही थी पूरे आत्मविश्वास के साथ। उन दोनों के वार्तालाप में भी यही बात सामने आई, मेजर की बौखलाहट और नाक का आत्मविश्वास।